गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज है हमारा 50 हाई यील्डिंग टॉपिक्स का टॉपिक नंबर 3 जो कि है करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स को हम लोग एक क्विज फॉर्मेट में इसको खेलेंगे, कह सकते हैं एक मेगा क्विज की तरह। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अगर लास्ट 1 ईयर में देखा जाए ना, ये क्वेश्चंस को आपको मिस करना ही नहीं है। बहुत मेहनत से क्वेश्चंस बनाई गई है। इस क्वेश्चन में आपको साथ साथ स्टैटिक से भी लिंक किया जाएगा, ताकि जो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ना बीपीएससी में, तो आप उसको सॉल्व कर सको। इसके इस वीडियो के कोई दो फायदे होंगे। पहला कि आपकी करंट अफेयर्स की क्या अभी कौन से स्टेज पे अभी आप कितना प्रिपेयर्ड हो, कितना प्रिपेयर्ड नहीं हो, ये आपको ये पता चलेगा। सेकंड, आपको बूस्ट मिलेगा। कहते हैं ना कि एक बस थोड़ा सा पुश चाहिए, उसके बाद तो पूरा उस फ्लो में आ जाते हैं कि अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, अब मोटिवेशन आ रहा पढ़ने का। तो ये, लेकिन और एक बेनिफिट आपको क्या मिलेगा ना, कि आपको पता चलेगा कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे जो भी सोर्स से, कि आपको उसको पढ़ना कैसे है। थोड़ा सा एडिशनल आप और क्या मेहनत कर सकते हो। और जल्द ही मैं पूरे एडिटोरिया, दृष्टिया, ये सबको मिला के एक एक्टिव रिकॉल, मैं एक पीडीएफ शीट लाऊंगी या फिर क्विज फॉर्मेट में लाऊंगी, बहुत ही अफोर्डेबल फी में। उसमें आपको पता क्या होगा, आप पूरे मैगजीन को क्वेश्चन बस एक्टिव रिकॉल करते हो, सब क्वेश्चन सॉल्व करके आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम टाइम आपको वापस से वो दोनों मैगजीन नहीं पढ़नी है, ना ही आपको उसके नोट्स बनाने हैं। सब मेरे पे छोड़ दीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक्टिव रिकॉल के थ्रू, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे के थ्रू। लेकिन मैं वो इनिशिएटिव तभी लाऊंगी अगर ज्यादा लोग इसके लिए अप है। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा अगर आप इसके लिए अप है तो, क्योंकि उस तभी मैं उस पे मेहनत करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगने वाला है। आप समझ रहे हो, पूरा दो जो बहुत ही टॉप सोर्स है करंट अफेयर्स का, दृष्टि आईएएस, क्योंकि इसमें बहुत ही सब्जेक्टिव भी रहता है, और एडिटोरिया का करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव है। हर चीज को आपको कराया जाएगा, वो भी ऐसा नहीं कि 10 दिन के अंदर। अगर मुझे अभी कमेंट ज्यादा आ जाते हैं तो मैं इसको एक प्रॉपर 20-25 डेज को लेके जाऊंगी, और बहुत ही तगड़ा आपका प्रिपेयर होगा। एग्जाम के पहले बस आप उसको सॉल्व करिए और यू आर सॉर्टेड। कुछ नहीं फिर आपको करना। अब इस वीडियो में वापस आते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स का मेगा क्विज। मैं चाहूंगी कि आप लोग हर क्वेश्चन को ऐसा ले कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एंड अपने आंसर को मतलब बेसिकली आप कमेंट करिए। और जब पूरा क्वेश्चन हो जाए ना, टोटल 25 क्वेश्चन है इसमें, आप अपने स्कोर को बताइए। और प्लीज कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, ताकि तभी पता चलेगा कि बाकी लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो। चलिए अब शुरू करते हैं। कौन सा कंट्री इलेक्ट हुआ है पहली बार एफएटीएफ में एज वाइस प्रेसिडेंट? क्योंकि ये पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया, ए बी सी या डी, फ्रांस, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। आंसर को सोचिए, जल्दी कमेंट करिए, एकदम फास्ट। मैं रिवील करती हूँ आंसर। आंसर है आपका इंडिया। अब इंडिया का न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर नेशनल करंट अफेयर्स। इससे रिलेटेड एफएटीएफ के बारे में पहले जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इस्टेब्लिश 1989। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ध्यान में रखा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? पेरिस, फ्रांस। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या होता है एफएटीएफ का? मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, उसको मॉनिटर करना। क्या कोई पैसा टेररिस्ट को फाइनेंस करने के लिए यूज किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जाता है। ये देखिए, ये है वाइस, ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। इनका नाम मुझे आप कमेंट करके बताइए क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज कॉल्ड? ऑप्शन देखिए, भारत स्पेस पोर्टल, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग, इंडियन स्पेस ग्रिड या फिर नेशनल स्पेस रिपोजिटरी। आंसर बताती हूँ, इट्स बी। इसको एक इमेज के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, इंडिया स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग कमिंग सून। अच्छा, ये कौन से इवेंट नेम क्या था इसका और वेन्यू क्या था? ये देखिए इमेज के थ्रू, पिक्टोरियल मेमोरी में, ताकि आपका सेव हो जाए। इवेंट हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, और इवेंट का नाम था, ओहो सॉरी सॉरी, बस ये ना बड़ा दिक्कत करता है। हाँ, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किस यूनिवर्सिटी को इंडिया का पहला बना टू रिसीव 4 ISO सर्टिफिकेशन साइमल्टेनियसली? हैदराबाद, दिल्ली, जेएनयू या उस्मानिया? लेट मी नो योर आंसर। चलिए रिवील करते हैं। आंसर इज डी, उस्मानिया। कितने लोगों का सही हुआ था? उसको इमेज के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और कौन दिया है सर्टिफिकेशन आईएसओ का? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये इनका लोगो है। अच्छा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का कौन सा लोगो होता है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? कमेंट करके बताइए। किस लिए दिया गया है इसको आईएसओ का सर्टिफिकेशन? ये जानना आपको जरूरी है। आपको समझ में चाहिए क्यों दिया गया है या क्या है ये सवाल आपके मन में हमेशा उठना चाहिए, क्योंकि वो ग्लोबल रूल्स फॉलो किया है क्वालिटी मैनेजमेंट और गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बढ़िया क्वेश्चन। आइए 4 नंबर पे आते हैं। ये मतलब कि हाई चांसेस है पूछा जाएगा। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इंडिया का 100th रामसर साइट है कौन से स्टेट में? कौन से स्टेट में है? राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी? आंसर बन गया होगा आप लोगों का। लेट मी रिवील, ये तो शायद मैक्सिमम लोग का सही होगा। डी, उत्तर प्रदेश। बिहार नहीं मार्क करना है। अच्छा, अभी 101st भी आ गया है। नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश में मैं ये बता देती हूँ, लेकिन नाम आप बताइए। जी से स्टार्ट है। हाईएस्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु। कितने हैं? लगभग 20 है मुझे लगता है। यस। रामसर साइट के बारे में कब आया? इंडिया कब्स का सिग्नेटरी बता, क्या होता है इसमें? ये सब आपको पता होना चाहिए। इधर आते हैं, आपको फोटो दिखाती हूँ। ये है सुरहा ताल। इसका नाम क्या है? जो बना है इसका नाम है सुरहा ताल। एग्जैक्ट प्लेस का नेम पूछा गया तो रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था 1971 में। इसका लोकेशन क्या है? रामसर, ईरान में। फोकस क्या करता है ये? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड वाइज यूज। तो ये आपका रिलेटेड स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा स्टेट जो है उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी? बताइए। हिमाचल, गोवा, सिक्किम या केरला? रिवील करती हूँ आंसर। सिक्किम। सिक्किम सिक्किम। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सिक्किम का हाई कोर्ट। मैंने पहली बार ये सिक्किम का हाई कोर्ट देखा जब मैं ये पीडीएफ पे रिसर्च कर रही थी। तो कितना अच्छा लग रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आपको पता होना चाहिए सिक्किम का क्या है? गैंगटॉक है। सिक्किम एक हिमालयन स्टेट है और साथ में सिक्किम को एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इंडिया का ये फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यू चीफ मिनिस्टर बने काफी स्टेट्स के। वैसे तो आपको सबका पता नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए भाई हमारा इंडिया है कहाँ किसके चीफ मिनिस्टर बने हैं। बिहार में तो सबको पता है नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी से 10th टाइम बने। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका के कौन है? तमिलनाडु के कौन है? असम के कौन है जो सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म में दूसरी बार बने? केरल के कौन है? बंगाल के कौन है? मणिपुर के कौन है? बताइए। इसमें से आपको कितना याद है? जनरल जी के। चलिए मैं रिवील करती हूँ। पहले तो बिहार का तो आपको पता है ना, श्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। देखिए, ये है आपका कर्नाटका का, श्री डीके शिव कुमार। ये है, ये बने हैं कर्नाटका के। तमिलनाडु में आते हैं, श्री जोसेफ विजय, पता ही होगा आप लोगों को। अब आते हैं असम में, श्री हेमंत बिश्वा शर्मा, ये बने हैं। फिर क्या क्वेश्चन था? केरल, बंगाल, मणिपुर। केरल के ये बने श्री वीडी सथेशन। इनका फेस देखिए कितना हंस रहे हैं, खुश हैं। बंगाल के श्री शुवेंदु अधिकारी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। असम वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये मणिपुर के श्री योमनाम खेमचंद सिंह। और हमारे श्री नीतीश जी अब नहीं रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उनकी जगह श्री सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यूएन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, उसका आउटले कितना है? कॉटन इंपॉर्टेंट पता है, बीपीएससी मेंस में जैसे हर तरफ क्रॉप्स को फोकस किया जा रहा है, जैसे कभी जूट पूछा जा रहा है, कभी मिलेट्स पूछा जा रहा है, तो कॉटन का भी चांस है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाए। चलिए मैं आंसर रिवील करती हूँ।
5,000, 2,000, 2,500 करोड़ या 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़? लगभग आपको स्टार्टिंग के लेटर्स तो पता होने चाहिए, स्टार्टिंग के लेटर्स, बात का याद रहे ना रहे। आंसर आपका 5,000 करोड़ है, मतलब याद है कि 5,500 करोड़ से ज़्यादा है, तो 5,600 लगभग। ये है कॉटन। क्यों लाया गया ये मिशन? ये आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए, ये नहीं कि सब याद कर लिए। क्योंकि लो क्रॉप यील्ड जो है ना वो कम हो रहा था। कॉटन के बारे में बेसिक फैक्ट्स कि एक खारिफ कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, खारिफ क्रॉप है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने खारिफ क्रॉप्स है, कितने राबी क्रॉप्स है, उनके नेम क्या है, कमेंट करके बताइए। ये आपको पता होना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। डैमेज से बचाने के लिए, पेस्ट डैमेज से, और उसका जो रिलायंस है वेदर पे डिपेंडेंट ना रहे, ये सब चीज को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अभी प्रोडक्टिविटी है 440 केजी, हमारा गोल है 2031 तक 755 केजी हो जाए मॉडर्न टेक्निक्स के लिए। कॉटन देखिए कितने लोगों को नौकरी दे रहा है, 40 से 50 मिलियन। इसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, इसको आप एक्सीलेंट वे में मेंस के लिए यूज कर सकते हो। कॉटन का क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली ऐसा हम लोग को पूछा गया था बीपीएससी मेंस में, शायद मिलेट्स को या जूट को लेके पूछा गया था। टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। बारिश देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर। सॉइल पता होना चाहिए, ब्लैक सॉइल, मेनली ब्लैक सॉइल फेमस है, डेक्कन प्लेटू में मिलता है। इसका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इसका वर्जन अवेलेबल है जो बीटी कॉटन कहते हैं। ये देखिए मेंस के लिए वैल्यू एडिशन। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र और गुजरात, लर्न दिस, रट लीजिए। और एक कसूरी कॉटन भारत करके है ना, बेसिकली इंडिया का कॉटन को ब्रांडिंग करने के लिए नाम दिया गया, कसूरी भारत कॉटन। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है। कितने मेंबर्स नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में है? क्योंकि एक नया रूल आया है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026, तो उसमें उस बोर्ड में जो बोर्ड बनेगा ना, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 5 रहेंगे, 2 रहेंगे, 7 रहेंगे या 3 रहेंगे? कमेंट करिए अपने आंसर को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। बैठ के देखिए, लेट के नहीं सोना है, अब लेट के नहीं देखना है, एकदम सीरियस हो जाइए, प्रीलिम्स आया है। चलिए मैं रिवील करती हूँ। 3, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हमें पढ़ना है क्या, देख लेते हैं। नहीं, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स नहीं है। चलिए, इंडिया का पहला नेशनल एआई और डिजिटल वाटर समिट कहाँ हुआ है? भाई ये हर मैगजीन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 स्टार लग सकता है क्या? नहीं 4 स्टार लगा लेते हैं। अगर इसके बाद भी बीपीएससी नहीं पूछा तो खैर उनके अपने राइट्स है, दे कैन डू एनीथिंग। ऑप्शन पढ़िए, न्यू दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। लेट मी रिवील द आंसर, कमेंट करिए फटाफट फटाफट। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, दिल्ली मत मार्क करके आ जाइएगा। कुछ इसके लिए पढ़ना है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट। यस, ये वाटर समिट में क्यों हुआ, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया भाई वाटर समिट को एआई से इंटीग्रेट करना पड़ा? क्योंकि वाटर डिमांड, क्योंकि पता ना कितना कमी हो रही है पानी की, और कहीं एकदम बाढ़ ही आ जा रहा है, तो उस चीज को ना लीक, फिर उसके बाद आपको फोरकास्ट करेगा वेदर को, जैसे भी असम में फ्लड आया तो फोरकास्टिंग के लिए एआई का हेल्प किया जाएगा। कहाँ पानी लीक हो रहा है, लीक डिटेक्शन के लिए, इरिगेशन को मैनेज करने के लिए, फ्लड प्रिडिक्शन के लिए, और इफिशिएंटली वाटर को गवर्न किया जाएगा, गवर्नेंस के लिए। इसलिए ये सबमिट हुआ, कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आभा, ABHA आभास हैड बीन क्रिएटेड अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? कितना हुआ है बताइए, गेस करिए, अगर नहीं पता होगा तो। 50 करोड़, 90 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़? 100 करोड़ आपको सबसे पहले काट देना चाहिए, इतना अच्छा नंबर कभी बीपीएससी नहीं देगा। क्या लगता है 50 करोड़ होगा? कभी भी ये सब नंबर्स को मतलब जनरली नहीं होता है आंसर। चलिए बताते हैं, 90 करोड़, 100 से 10 माइनस, ये देखिए ऐसा दिखता है। हेल्थ आईडीज बोलते हैं, आभा आईडीज। हेल्थ आईडी नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, ईयर ऑफ बर्थ रहेगा। आभा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये एक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड है और लिंक करता और एक्सेस कर सकते हैं सब लोग अपना डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को। और कुछ पढ़ना इससे रिलेटेड नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ किया गया है? जम्मू में है कि महाराष्ट्र है कि गुजरात है कि तमिलनाडु है? बताइए।
1 करोड़ का सवाल है। बताइए। चलिए रिवील करते हैं। जम्मू, जिनका सही हुआ उनको 1 करोड़ मिल चुका है। डिजिटली कौन बनेगा करोड़पति? चलिए अल्कलाइन बैटरी के बारे में क्या जानते हैं? तो पता होना चाहिए कि प्राइमरी बैटरी है। इसमें क्या यूज होता है? जिंक और मैग्नीज डाइऑक्साइड। कॉमनली ये हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को मिलता है। अब आता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। खैर में सब क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली डिजाइन किए गए हैं। कौन जीता है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026? ये तो आपको ऑप्शन ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए। सिन्नी शेट्टी, निकिता पोरवाल, नंदिनी गुप्ता, साध्वी सतीश सेल। बताइए। रिवील करूं? 1 2 रिवील करती हूँ। साध्वी सतीश सेल इज द आंसर। उनका फोटो दिखा दूं? ये देख लीजिए। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? किट, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट है रिलेटेड? नहीं। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एयरपोर्ट्स? क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75, 150, 100 या 50? गेस कर लिया आपने? लिख लिया? कमेंट कर लिया? आंसर इज सी, 100। याद कर लीजिए। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल फाइट फॉर आईएएस के लिए। इसको जरूर से पढ़िए। करंट अफेयर्स को एक ना गेम जैसा लीजिए। इसको एकदम हेक्टिक शेड्यूल लेना ही नहीं है। सबसे मजेदार टॉपिक ही करंट अफेयर्स मुझे लगता है। उड़ान का फुल फॉर्म उड़े देश के आम नागरिक। किस लिए है ये? रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है, ताकि जो लोग मतलब कि तो जो रिमोट एरियाज हो या सब अर्बन एरियाज हो वहां भी एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए है। कॉस्ट कम कर दिया गया ताकि अफोर्डेबल हो एयर से ट्रैवल करना। और जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स है उनको कनेक्ट करता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? सिविल एविएशन के अंदर। कितना पैसा इसमें दिया गया? हाँ, ये पूछा जा सकता है कि 28,000 करोड़ दिया गया है। अच्छा, कितना एयरपोर्ट बना रहा है? 100। याद हो गया ना? 100 100 100 100। नेक्स्ट, इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत टैक्सी है कि नम यात्री है कि रैपिडो है कि यात्रा साथी है? यात्री साथी है। रैपिडो आपको सबसे पहले काट देना चाहिए, इतना तक बस दिमाग हो गई। पहला कोऑपरेटिव पूछ रहा है, क्या ये कोऑपरेटिव है? नो। बताइए, भारत टैक्सी, नमा यात्री? लेट मी रिवील। रिवील करूँ ना? आंसर है भारत टैक्सी। देखिए मैं आपको इसका फोटो दिखा देती हूँ। देखिए ये है भारत टैक्सी। मैंने जानबूझ के ना पिक्चर्स लगाए ताकि आपका पिक्टोरियल मेमोरी में ये सेव हो जाए। भारत टैक्सी, गलत नहीं करना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज में याद रखना है? कोऑपरेटिव बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर है। बस इतना याद रखिए आप। ये बताइए मैस्कॉट कौन सा है सेंसस 2027 का? प्रगति, विकास, भारत या शक्ति, या गंगा यमुना या प्रज्ञान विकास? रिवील करती हूँ आंसर। सोच लिया होगा अब तक आप लोगों ने। प्रगति एंड विकास। ये देखिए, लड़की का नाम इधर प्रगति और ये लड़का का नाम विकास से डिनोट किया गया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड पैसेंजर वेसल ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन कहाँ से शुरू किया है? हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड, ठीक है, और इंडिया का पहला इंडिजीनियस है। जहां इंडिजीनियस आए, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करा है। याद रखना, वापस हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी वाला है भाई। मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, वाराणसी? रिवील करती हूँ, बताइए, सोच लीजिए आंसर। चलिए, वाराणसी, ठीक है। फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है, ये देखिए, हाइड्रोजन पावर्ड। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। वाटर इसका मेन बाई प्रोडक्ट होता है और इसका एमिशन बहुत ही कम होता है। बेसिकली हमारे नेट 0/2070 को सपोर्ट करता है। दीपावली को इंस्क्राइब किया गया है कौन से यूनेस्को लिस्ट में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, या ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल? इतना लंबा आंसर है, आपको पता चल गया होगा, आंसर सी ही होगा। अच्छा, जान लेते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है। फेस्टिवल्स आ सकता है, कोई भी आर्ट आ सकता है, कोई भी रिचुअल्स आ सकता है, ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब कुछ भी आ सकता है। ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि आयुर्वेदा वगैरह, मतलब आ सकता है आपका। टोटल इंडिया में से कितने हैं? 16 है, ठीक है। इंडिया का, ये चीज ना मुझे पसंद नहीं आती है, इतना स्क्रॉल हो जाएगा ना।
इंडिया का पहला क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी कौन से डिजीज के लिए लॉन्च किया गया है? पहला क्रिस्पर बेस्ड, टेल मी। हेमोफीलिया, कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज। रिवील करूं? आंसर इज डी, सिकल सेल डिजीज। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जेनेटिक पूछेगा कोई डेफिशिएंसी है? नहीं बाबा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमारे हेमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। उसे ना ऐसे ब्लड सेल ऐसा होता है एबनॉर्मल, कोई भी शेप में आने लगा, इस तरह चांद शेप में आ जाएगा, ये एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होता है। ये डायग्राम के बारे में देख ले, इसमें कैसे क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी आपका काम करता है। हमारा ये सिकल सेल डिजीज पेशेंट है, उसे निकाला गया वो सेल्स का नाम HSPC। उसके बाद उसका ब्लड सेल्स निकाला गया, उसमें सिकल सेल्स को सेपरेट किया गया, ठीक है। उसका क्रिस्पर Cas9 जो है वो रिपेयर करेगा, वहां पे पर्टिकुलर जाके काट के ऐसे रिपेयर करेगा, एंड देन जब वो ठीक हो जाएगा उसको वापस से इंसर्ट कर दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल जैसा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चेयरमैन है 16 फाइनेंस कमीशन का? सबको याद है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, अरविंद पंगड़िया, ठीक है। उनका फोटो दिखा देती हूँ, ये है हमारे श्री अरविंद पंगड़िया जी। अब यहाँ आते हैं, इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन कहाँ हेल्ड हुआ है? जयपुर, न्यू दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगी ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन। पहले आंसर बताइए, रिवील करती हूँ। आंसर आपने सोच लिया होगा या कमेंट कर लिया होगा। आंसर इज बी, न्यू दिल्ली। स्कोर कैलकुलेट करते जाइए, लास्ट में आपको पता चलेगा। क्योंकि ये 150th बर्थ एनिवर्सरी था आर्य समाज का, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज को, उनका 200 बर्थ में 200th बर्थ एनिवर्सरी था। जब भी कुछ ऐसा डे होता है ना, किसी का 100 साल पूरा हुआ, किसी का 200 साल पूरा हुआ, वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। डेट आपको पता होना चाहिए, 1875 को। इनका मैगजीन सत्यार्थ प्रकाश, ये तो आपको याद होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और इनका एम्फेसिस किस पे था? वेदास था क्या? रिवाइवलिस्ट था या रिफॉर्म था? तो ये रिफॉर्म मूवमेंट था। मैं जान के स्पीड करा रही हूँ क्योंकि आप लोग को भी अपना पढ़ाई करना है, लेकिन इसको एकदम क्रिस्प रखना है, फालतू की ज्यादा इधर उधर नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कहाँ 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हुआ है? बेंगलुरु, अबू धाबी, भरत मंडपम या गुरुग्राम? बताइए। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। थीम क्या था? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ये तो रटा गया होगा आप लोग अभी तक तो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किन देशों के बीच में था? ये याद रखिए, फ्रांस, इंडिया तो आपको पता ही होगा, आप इसको याद रखिए। फ्रांस। कब लॉन्च हुआ ये आपको इंपॉर्टेंट है, 2015। क्या आपको ये ईयर याद करना है? जी हाँ, बिल्कुल याद करना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी अरेंज करने मतलब कोई भी नाम दे दिया, उसका ईयर दे दिया, अब आप वो ईयर नहीं दिया, बेसिकली आपको बोला कि आपको ईयर पता होना चाहिए और फिर आपको अरेंज करना है। रुकिए, मान लीजिए 1 2 3 करके कोई गवर्नमेंट का स्कीम दे दिया, अब नीचे क्वेश्चन दे दिया, अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसलिए हमें ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, या कोई भी इंपॉर्टेंट अगर ऐसा अलायंस वगैरह है तो। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिए, इंडिया में ही है। ये मत सोचे कि इंटरनेशनल है तो इंडिया में नहीं है, गुरुग्राम हरियाणा में है। सोलर एनर्जी पे इनका फोकस रहता है। मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव लॉन्च कहाँ हुआ है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, जयपुर, पटना, कहाँ हुआ है मॉडल यूथ ग्राम सभा? चलो रिवील करती हूँ आंसर, नई दिल्ली में हुआ है। अब इससे हम लोग को क्या पता होना चाहिए पंचायती राज के बारे में? उसका अमेंडमेंट 73rd 1992 कौन से पार्ट में है? पार्ट 9 में है। शेड्यूल क्या है? जल्दी बताइए कमेंट करके। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, बेसिकली ये आपका हो गया विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री किसमें है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्या सिर्फ ये है? नहीं, एजुकेशन भी और ट्राइबल अफेयर्स भी है। किस लिए? मॉडल यूथ ग्राम सभा में। ये 3 मिनिस्ट्री है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है, उसमें सब तो याद नहीं करना है, लेकिन हाँ, मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा रैंक 1 लाया है? जबलपुर, सूरत, इंदौर, आगरा। आंसर इज इंदौर, ठीक है। अगर पॉपुलेशन चेंज कर दिया, 3 से 10 लाख में किसका आया है? तो आप याद रखिएगा, अमरावती। और जगह 3 लाख से कम है, वो है देवास करके जगह नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? जिसका मिलियन में पॉपुलेशन है, उसमें फर्स्ट कौन आया है? इंदौर, ठीक है। और यहाँ यहीं पे आपको न्यूज आया था ना कि पानी कॉन्टेमिनेटेड था, कितना लोग को डेथ भी हो गया था।
इंडिया का एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? क्या इसमें आपको ऑप्शन का भी जरूरत पड़ना चाहिए? नहीं, बट स्टिल चलो मैं रिवील कर देती हूँ। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कौन सा मिनिस्ट्री, तो ये मेती है। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल या सूत्र कौन से हैं इसके? पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, उसको सूत्रास बोला जाता है। और जो 7 है ना वो चक्रास कहलाएगा। 23 अप्रोक्सीमेट शेयर क्या है बिहार का इंडिया का टोटल मखाना प्रोडक्शन में? 60, 75, 80 या 90? रिवील करती हूँ। आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। आई गेस ये तो होना ही चाहिए 90%। एक सेकेंड, ये अटक गया है, ये तो चल रहा। चलिए मैं आगे बताती हूँ। इसका आंसर है 90%। बाय द वे, मखाना इसको फॉक्सटेल भी बोलते हैं और ये एक एक्वेटिक क्रॉप है। देखिए इस तरह से मखाना को निकाला जाता है। मेनली पॉन्ड्स में, वेटलैंड्स में या फिर शैलो स्टैग्नेट जहाँ जमा हुआ वाटर बॉडीज है वहाँ पे मखाना ग्रो किया जाता है। और बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। नेशनल मखाना बोर्ड कहाँ है? पूर्णिया में है। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, या नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। कौन से एरिया में मिथिला और नॉर्थ बिहार में मखाना बेसिकली ग्रो किया जाता है? कौन सी सिटी ने होस्ट किया है ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप? हाँ ये तो हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। सॉरी मैंने पहले रिवील कर दिया। यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ होगा आपका? इंदौर। ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये न्यू दिल्ली में नहीं हुआ यार। यूथ काउंसिल अगर ब्रिक्स का पूछा गया तो इंदौर। ब्रिक्स क्या चीज का फोरम है? ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन है ग्लोबल साउथ कंट्रीज में। आपको पूछेगा क्या ब्रिक्स मिलिट्री है? नहीं। क्या सिर्फ इकोनॉमिक है? नहीं। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक सभी में कॉपरेट करता है। क्या ये ट्रीटी बेस्ड है? जी नहीं। ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या इसका सेक्रेटेरिएट है परमानेंट? नहीं है। नो नो नो, स्टेटमेंट आपको फंसाएगा। डिसीजन क्या वोटिंग से किया जाता है? जी नहीं, कंसेंसस से। अच्छा यहाँ पे मैंने ना ये लिख लिया कि कैसे मखाना को प्रोसेस किया जाता है। मतलब जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? विक्रम सीरीज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, गगनयान, क्रू मॉड्यूल, पीएसएलवी या फिर नाविक? बताइए। और इसके फाउंडर कौन थे? मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था क्वेश्चन। 1-2 लोगों ने जवाब दिया है बट उनका जवाब सही था। आंसर रिवील करूं? ए बी सी डी में कौन सा आंसर है? ए, विक्रम सीरीज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। अब कुछ आपको बातें पता होना चाहिए। ये देखिए, ये 2 है फाउंडर। इनका नाम पवन जी है। इनका इनका नाम मैं भूल रही हूँ, शायद भरत कुछ तो करके है, शायद ये साउथ के हैं। ये आपको पता तो बताइएगा, है ना? और ब्रिक्स का और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रह गया था, वो हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में कुछ बेसिक आपको और पता होना चाहिए ताकि अगर बीपीएससी ए बी सी का अगर स्टेटमेंट पूछा तो आप फिर भी सही मार के आओ। ये हैदराबाद बेस्ड इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। ये कब आया था? 2018 में। फाउंडर कौन है? पवन कुमार। अच्छा इनका नाम है भरत, है ना? नाग भरत धाका। ये 2 लोग हैं। कहाँ से इनको लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरि कोटा से। ये बेसिक डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। पहला प्राइवेट बन गया ना, प्राइवेट कंपनी टू डू सो, विक्रम स्काई रूट। ये देखिए। अच्छा ब्रिक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स रह गया था। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री है? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, ये आप हर जगह पढ़ेंगे जो भी जहां भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। 24 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई। बेसिकली ई ई आई एस यू, ठीक है? ईसू, ईसू। और एक कौन ऐड हुआ? इंडोनेशिया। फिर एक और आई यहाँ लगा दीजिए, इयासू। इसका एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एनडीबी, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि स्टैब्लिश किया था ब्रिक्स ने ही। हेडक्वार्टर क्या है? शंघाई, चाइना में है। और इसका काम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। तो वी आर डन विथ
क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स सॉल्व करने में मज़ा आया होगा बेसिकली। एंड प्लीज़ मुझे आप लोग अपना कमेंट बताइए करके कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग का प्रिपरेशन किस लेवल पे है। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक 4 ऑफ 50 हाई इल्ड टॉपिक्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। पढ़ते रहिए और ज़रूर एक मेंस या 2 मेंस आंसर ज़रूर लिखिए। वो आपका आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स, अगर आप बिगनर हो तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 9 घंटा आप रख के प्रीलिम्स पढ़िए।